लेक्चर नंबर 4, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आर्थिक उन्नति एवं मानव विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आर्थिक उन्नति एवं मानव विकास। बहुत ही ज़्यादा फनी टॉपिक है ये, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है। ह्यूमरस टॉपिक होता है, आईएएस में सबसे मजाकता या सबसे मजाकिया चैप्टर रहता है ये, क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब या तो हुआ नहीं है, और अगर हो भी सकता है तो वो नहीं कैसे हो रहा है वो भी देखना है इसके अंदर। कुछ कीवर्ड समझने हमको, जैसे कि स्ट्रैटेजिक क्या होता है, जियोपॉलिटिकल क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है सामरिक, किसी चीज़ की प्लानिंग बनाना छोटे समय के लिए। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीतिक, एक जगह उस जगह की पूरी राजनीति। और फिर रैशनलाइजेशन का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, किस तरीके से तर्क किया जा सकता है इकोनॉमी के अंदर। एक और टर्म होता है जिसका नाम होता है एंड, AND, और एंड बहुत खतरनाक शब्द होता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। कानून भी वही होता है और व्यवस्था भी कानून से होती है, तो एंड लगाने की क्या ज़रूरत है। लॉ ऑर्डर कहो, लेकिन क्योंकि लॉ एक कानून होता है और जब वो देश में लागू होता है तो शायद वो वैसा उस तरीके से लग नहीं पाता है, इसलिए लॉ को अलग बोलते हैं और ऑर्डर को अलग बोलते हैं, इसीलिए बीच में क्या आ जाता है, एंड आ जाता है। ठीक है, तो असल में फ़र्क नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल रियलिटी पे जो फ़र्क आता है उसकी वजह से हमको एंड लगाना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोल दिया जाए तो ज़्यादा सही है। एंड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि डायरेक्ट अलग है, इनडायरेक्ट अलग है। असल में है क्या, है तो टैक्स, तो डायरेक्ट क्या बोल दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बोलो, लेकिन एंड लगाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क उसके अंदर आ जाता है। एक सब्जेक्ट था लॉ एंड प्रैक्टिसेस। पुराने समय में जब कानून पढ़ते थे तो लॉ स्टडी नहीं बोलते थे, लॉ एंड प्रैक्टिस बोलते थे, क्योंकि लॉ पढ़ोगे, लॉ पढ़ने के बाद क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, वकालत करोगे, तो जो कानून पढ़ा उसके हिसाब से क्या वैसी की वैसी प्रैक्टिस हो पाएगी। कई बार कुछ वकील गलत लोगों को भी जिताएंगे जो लॉ के हिसाब से नहीं है, तो लॉ अलग चला गया और प्रैक्टिस अलग चली गई, तो सब्जेक्ट को क्या बोल दिया, लॉ एंड प्रैक्टिस। लॉ प्रैक्टिस भी तो हो सकती थी, लेकिन क्योंकि लॉ जो है उसकी ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या लगा रहे हैं, बीच बीच में एंड लगा रहे हैं। तो यही लेक्चर का नाम है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, आर्थिक उन्नति और मानव विकास। इसके बीच में भी क्या आ गया, एंड आ गया, क्योंकि ये माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा, लेकिन आया नहीं, इसलिए हमने बीच में क्या लगाया, एंड लगाया। अब 20 साल पहले ये जो आपने लेक्चर का नाम लिखा है, इस सब्जेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं था, ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं जाता था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि अजम्पशन ये था कि जब भी आर्थिक उन्नति आएगी तो अपने आप क्या आ जाएगा, मानव में विकास हो जाएगा। ये अजम्पशन हमने कब से मान के रखा था, आज़ादी से लेके 1990 तक मान के रखा था। ओके, दैट मीन्स 1990 के बाद ये समझ में आया कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी देश में आर्थिक उन्नति आ गई, पैसे की बाढ़ आ गई, तो उससे क्या आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा। फिर समझ में आया कि नहीं, दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, और फिर नया सब्जेक्ट बना 1990 में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि लोग पहले एक ही मान के चल रहे थे, ये एक होगा तो दूसरा हो जाएगा, या दूसरा होगा तो पहला हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर बीच में और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए बेवकूफ़ बनाने के लिए, और एक थ्योरी दी, इनविजिबल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का अदृश्य हाथ। ठीक है, एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति ने, इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, जो कैपिटलिस्ट लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। इसका मतलब ये होता है दैट इंडिविजुअल एक्शन लीड्स टू कॉमन गुड। एक व्यक्ति जब खुद को अमीर बनाने के रास्ते में चलेगा तो वो और बहुत से लोगों का फ़ायदा करते चले जाएगा। आपको एक फैक्ट्री ओपन करनी है तो आप पैसा तो आप लगाओगे, आपको अमीर बनना है इसीलिए, लेकिन उस फैक्ट्री को ओपन करते वक्त आप कितने लोगों का भला करने वाले हो। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आएंगे, उनका भला हो जाएगा, फैक्ट्री के आसपास चाय की टपरी खुल जाएगी,
उन लोगों का भला हो जाएगा। इस तरीके से ऑटो वाला भी आ जाएगा जो फैक्ट्री से लाने छोड़ने के लिए काम आएगा, उसका भी भला होगा। तो इनविजिबल हैंड थ्योरी का मतलब क्या है? एक हाथ है जो इनविजिबल है, और वो हाथ किसका है? पैसा लगाने वाले का, अमीर आदमी का। तो जब वो पैसा लगाएगा तो हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 जगह फ़ायदे होंगे। सरकार को फ़ायदा होगा, टैक्स मिल जाएगा, लोगों को जॉब लगेगी, लोगों को तनख्वाह मिलेगी, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, एंड सो ऑन। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी को अकेले रईस बनना हो तो वो अकेले रईस बन नहीं सकता। आपको अगर अमीर बनना हो तो आपको अपने प्लान में दूसरे लोगों को जोड़ना पड़ेगा और उनको भी फ़ायदा देना पड़ेगा। केवल तब ही अमीर बना जा सकता है। ठीक है, हद से ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो दूसरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास इकोनॉमी मेजर करनी थी हमें, तो केवल इकोनॉमी को मेजर करते वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात आती है तो फिर नए नए इंडाइसेस बन गए, जिसमें से एक बना जीडीपी। जीडीपी क्या होता है वो हमने पढ़ के देख लिया। अजम्पशन ये था कि आज अगर मेरी इकोनॉमी 1000 यूनिट बनाती है और 1000 यूनिट बनाने में मेरी इकोनॉमी में 100 लोग लगते हैं, तो कल मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, और कल मेरी इकोनॉमी अगर 12,000 हो गई 10,000 से, तो उसमें मुझे कितने लोग लगेंगे? 120 लोग लगेंगे। ठीक है, यानी कि नए साल में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो बढ़ी वो एब्जॉर्ब हो गई, उन सबको भी क्या मिल गई? नौकरी मिल गई। अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहा? नहीं रहा, सबको नौकरियां मिल गई, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी थी। 1000 से आप 12,000, 10,000 से आप 12,000 पे पहुंच चुके थे। ठीक है, मतलब जीडीपी रेट जो है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन की रेट बढ़ रही है, या जीडीपी की रेट ज़्यादा बढ़ रही है, तो भी मुझे क्या नहीं दिख रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रहा है, राइट? बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दूसरों के साथ ऐसा हो सकता है, इंडिया के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि 3 चीज़ें हमें कम है। कौन सी चीज़? हमने जो ये देखा 1000 यूनिट बनाने में 100 लोग लगते हैं और 12,000 यूनिट बनाने में 120 लोग लगते हैं, पर ऐसा कभी होता नहीं है। हो क्या जाता है? 1000 यूनिट में 100 लोग लग रहे थे, 12,000 यूनिट में 100 नहीं, शायद 90 या 110 ही लगेंगे। तो 10 लोगों को जॉब नहीं मिल पाती, उनको क्या बोल दिया जाता है? बेरोजगार, क्योंकि इतने लोगों की ज़रूरत होती नहीं है। क्यों होता है इंडिया में ऐसा? पहला रीज़न, लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करना नहीं जानते, लोगों को मेहनत करना भारत में नहीं आती। दूसरा रीज़न है स्किल्स, लोगों में कौशल है ही नहीं, उन्हें काम करना आता ही नहीं है। पहला तो है काम करने में मन नहीं लगता, दूसरा काम आता ही नहीं है, इसलिए तो मन नहीं लगता। और तीसरा है ऑटोमेशन, लोगों की जगह मशीनों ने ले ली है। तो जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना था उतनों को मिलता नहीं है, क्योंकि इंसानों की जगह कौन आ चुका है? मशीनें आ गई हैं। ठीक है, अब चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट भी बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट का मतलब है बेरोजगारी। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना बहुत कुछ बनाता है, फैक्ट्रियाँ बहुत कुछ बनाती हैं, लेकिन चाइना में भी बेरोजगारी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि फैक्ट्रियों में क्या आ चुका है? ऑटोमेशन, वहाँ पे भी मशीनें सब कुछ बना रही है। तो जितने लोगों की ज़रूरत पहले हुआ करती थी, अब उतने लोगों की ज़रूरत बची नहीं है। ओके, तो रोज़गार इतना आसान काम नहीं है लाना आज के टाइम पे, क्योंकि पुराने समय में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मशीनें कम हुआ करती थी। आज मशीनें ज़्यादा हैं तो लोगों की ज़रूरत कम पड़ती है। और दूसरा रीज़न, पुराने समय में हाथ से बनी हुई वस्तुएं ज़्यादा बिकती थी, आज मशीनों से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा बिकती है। उसका रीज़न ये है कि मशीनें ज़्यादा तेज़ी से बनाएंगी और प्रिसीजन में ज़्यादा शानदार रहेंगी। ठीक है, एग्जैक्टली एक एक वस्तु वैसी की वैसी बना पाएंगी, इसीलिए ऑटोमेशन धीरे धीरे आ गया, इसीलिए लोगों की जॉब धीरे धीरे छिनती चली गई। इसीलिए ये अजम्पशन जो हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन डेवलपमेंट आ ही जाएगा, आता ही नहीं है। और ये अजम्पशन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ लक्ष्य है और स्रोत है किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट का, ना तो वो एम रहा और ना ही सोर्स रह गया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इंडिया में आज देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हम गिरते जा रहे हैं या बहुत पीछे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इसीलिए एंड लगाना पड़ा हमको इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसकी वजह से दूसरा होता तो एंड नहीं आता, एंड इसीलिए आया है। ठीक, अब अगली चीज समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर या इसके होने की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो आता है,
इन दोनों के बीच क्या लगता है? पहली चीज़ लगती है कानून, लॉ। बिना कानून के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी और बिना कानून के ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आ पाएगा। और उस कानून को कहा जाता है टैक्स। टैक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब टैक्स का मतलब क्या होता है? कौन से लॉ? इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग अलग टाइप के जितने भी टैक्स होते हैं वो सब के सब, ठीक है। वेल्थ टैक्स भी इसके अंदर आता है। टैक्सेशन होता क्या है? टैक्सेशन एक टाइप का रॉबिन हुड होता है। रॉबिन हुड के बारे में सबको पता होगा। अमीरों से लो और गरीबों को दो, लीगली, ठीक है। वो तो चोरी करता था, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सरकार चोरी नहीं करती है, टैक्स लेती है लीगली, कानूनी तरीके से। इंडिया में रॉबिन हुड जैसा ही माहौल चलता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है वो। अमीरों से लो तो क्या लो? टैक्स लो, और कहाँ जमा करवाओ? सरकारी खाते में। दूसरा एक और खाता आता है, प्राइवेट अकाउंट। अमीरों से लो, प्राइवेट अकाउंट में डालो, करप्शन, ठीक है। सरकारी खाते में गया तो टैक्स का रूप लेगा, प्राइवेट खाते में चला गया तो करप्शन होगा वो, ठीक है। और आगे की स्टेप क्या होती है? गरीबों को दो। तो सरकार के पास जो टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ है वो कहाँ खर्चा करेगी? गरीबों के लिए। इसमें भी एक प्रॉब्लम, अमीरों से लेने में प्रॉब्लम थी करप्शन, गरीबों को देने में प्रॉब्लम है लीकेज। जब 1 रुपया निकलेगा सरकार से तो वो 1 रुपया बराबर गरीब तक नहीं पहुंचेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अनाज का एक ट्रक अगर पहुंचता है गरीब के पास में, या सरकार एक अनाज के ट्रक को छोड़ती है, तो लीकेज कितना होता है? कितना दाने सड़क पे गिर जाते हैं। ट्रैवलिंग में बहुत नुकसान होता है, गोदामों में चूहे खा जाते हैं, मौसम ख़राब कर देता है, और कुछ अनाज चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच भी दिया जाता है। तो जो एक बोरी गरीब को मिलनी थी वो उसको उतनी मिल नहीं पाती है, ठीक है। दैट मीन्स लॉ क्या है? ठीक नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट लाएगी कैसे? आपके कानून तो ठीक है ही नहीं। दूसरी चीज़ जो लगती है इकोनॉमिक ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट तक पहुंचाने में, या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मानव विकास लाने में, वो होती है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये तो आपका भविष्य है, प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो सकता है, क्या गड़बड़ी हो सकती है? जिम्मेदारियों का एहसास थोड़ा सा पता होना चाहिए। लॉ यानी कानून, एडमिनिस्ट्रेशन और यानी कि प्रशासन, दोनों ही ठीक नहीं है। जब दोनों ही ठीक नहीं होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं ला पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ही कानून ठीक हो पाएंगे, चल पाएंगे, प्रशासन ठीक होगा, चल पाएगा, और तब जाके ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों की समझ, लोगों में विकास आ पाएगा समय के साथ साथ, ठीक है। तो इसके लिए अब एक फॉर्मूला बताऊं फिर से नया, क्योंकि जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट आ नहीं रहा है। तो जो भी फॉर्मूले नए बनाए जाते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं। एक इकोनॉमिस्ट आया था, उसने ये बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर ठीक करना है तो इंस्टेड ऑफ मेजरिंग जीडीपी वगैरह नापने के बजाय जीएनएच पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल घरेलू खुशी। क्योंकि कोई देश बहुत ज़्यादा कमा रहा हो, ज़रूरी नहीं है उस देश के लोग खुश भी रहें। इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका मतलब भारत के देश बहुत खुश है? नहीं, क्योंकि जीडीपी में बहुत सारे आंकड़े छुप जाते हैं। जीडीपी में ये छुप जाता है कि देश की जनसंख्या कितनी है। जीडीपी में हम बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब खुशी की बात आती है तो हम नीचे चले जाते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि नहीं, जीडीपी से मेजर नहीं करना चाहिए, ध्यान किसका रखना चाहिए? जीएनएच का रखना चाहिए। हैप्पीनेस देख लो तो पता चल जाएगा, जितनी हैप्पीनेस उतना ज़्यादा क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कैसे करें ये सब? हैप्पीनेस कैसे बढ़ाएं? 3-4 मॉडल पढ़े थे हमने, महालेनोबिस, हैरेड डोमर और गांधीयन। सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा है खुशियाँ लाने के लिए? गांधीयन, ठीक है। 1000 विलेज रिपब्लिक लिखा था हमने उसको, और हर गांव सेल्फ सस्टेनेबल रहता है, यानी कि अपने आप में ही स्वनिर्भर रहता है। ये अच्छी बात हो सकती है, ठीक है। फॉलो करोगे तो होगा, फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में से बाहर नहीं निकलना होगा, गांव के अंदर गांव की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये टॉपिक अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अज्यूम किया था कि मानव कल्याण होगा, और वो कैसे होगा? आर्थिक
उन्नति से, आर्थिक ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से वो हुआ नहीं है, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी थे उन्होंने गरीबों को ये भरोसा दिलाया था कि आर्थिक उन्नति आएगी और मानव विकास भी होगा। जो भरोसा दिलाया गया अधिकारियों द्वारा गरीबों को, वो भरोसा भी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बहुत कम लोग या ज़्यादातर भारत के लोग ना तो कानून पर भरोसा करते हैं और ना ही प्रशासकों पर, एडमिनिस्ट्रेटर पर भी भरोसा नहीं करते। आश्वासन मिलता ना, क्योंकि केवल जब कलेक्टोरेट जाया जाता है चिल्ला चिल्ला के कि हमारी बातें सुन लीजिए, तो वहाँ भी क्या मिलता है? केवल आश्वासन कि हाँ आपकी बात प्रशासन तक पहुँचा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है पूरा मामला। अब एक देश है जिसका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, आर्थिक उन्नति देखें, तो वो 6ठे नंबर पे आता है। लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखा जाए कि मानवों का विकास कितना हुआ है, तो वही देश 129 रैंक पे आता है। मतलब पैसे के मामले में आप कौन से हो दुनिया में? 6ठे। लेकिन खुशहाली के मामले में या मानव विकास के मामले में आप कहाँ आ गए? 129 पे। तो सारी पिक्चर ही क्लियर हो जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन डेवलपमेंट होना था, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की। और पीपीपी में बात करो तो हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, 3rd रैंक आती है हमारी। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में बिल्कुल पीछे पड़े हुए रहते हैं गरीब देशों के साथ में, मीडियम बन के। तो ये है, समझ गए? लिखना शुरू कीजिए। द फर्स्ट SDI रिपोर्ट इन 1990, 1990 की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट ने, द फर्स्ट SDI रिपोर्ट इन 1990, 1990 की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट ने सेड ने कहा कि पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, कि मानव संसाधन ही देश की सच्ची दौलत होती है। पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, कि मानव संसाधन ही देश की सच्ची दौलत होती है। ये अपने आप में एक फनी बात है। आपको एक रिपोर्ट चाहिए ये कहने के लिए कि देश की सच्ची दौलत कौन होती है? लोग होते हैं। ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। अमेरिका में जो कंपनियां होती हैं और उनका जो टर्नओवर होता है, साल भर में वो जितने रुपए का व्यापार करती हैं, उसका 55% वो पगार में देती हैं, पूरे अमेरिका की कंपनियां मिलाकर। लेकिन इंडिया में अगर जितनी भी कंपनियां हैं, उनका साल भर का जो टर्नओवर है, उसका वो कितना प्रतिशत पगार देती हैं? केवल 26%। तो कुछ तो समझ में आता होगा इससे। अमेरिका में कंपनियां भी अमीर होती हैं और लोग भी अमीर होते हैं। इंडिया में कंपनियां अमीर होती हैं और लोगों के साथ क्या होता है? ईयरली वेजेस उनके थोड़े बहुत बढ़ाए जाते हैं। जैसे एक साल में कंपनी ने 100 रुपये कमाए, तो पगार कितनी चली गई उसमें से? 55 रुपये। लेकिन भारत में कंपनी ने 100 रुपये कमाए तो पगार कितनी जाएगी? 26। बाकी कहाँ गया? कंपनी के मालिक के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सबके पास में चला गया। इसीलिए दिखाई देता है कि हर साल कंपनी की ग्रोथ रेट तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो आमदनी का दर बढ़ना चाहिए वो उसके बराबर नहीं बढ़ पा रहा है। बढ़ तो आमदनी भी रही है, लेकिन जो स्पीड कंपनी के प्रॉफिट की हो रही है बढ़ने की, उसके हिसाब से वेजेस की ग्रोथ रेट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। कंपनी ने इस साल 100 कमाए, 25 दे दिए। कंपनी ने अगले साल 200 कमाए तो 50 देने चाहिए। 50 देंगे तो क्या बोलेंगे? वेज क्या है? कांस्टेंट है, बराबर बनी हुई है, क्योंकि परसेंटेज तो वही है ना। 100 कमाओ या 200 कमाओ, दिए 50% या 25% अपने काम करने वालों को। बट वेज परसेंटेज ज़्यादा बढ़ता क्यों नहीं है? इस साल 100 कमाया, 25 दिए। अगले साल अगर 200 कमाया होता और 50 की जगह 60 दिए होते तो वेज बढ़ती होती। वो इंडिया में नहीं होता। होता भी है तो परसेंटेज वेजेस के बढ़ने के बहुत कम होते हैं और कंपनियों का प्रॉफिट का परसेंटेज लगातार ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें किसकी गलती? गलती किसी की नहीं है। भारत में अच्छे कानून बने हुए हैं, जैसे कि लेबर लॉ,
ओके, जिसमें श्रम कानून है, श्रम कानून में श्रमिकों के अधिकार लिखे हुए हैं, कुछ गलत होता है तो ध्यान रखने के लिए। चाइना जैसे देश में कोई लेबर लॉ है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया से ज़्यादा वो अपने टर्नओवर का वेजेस लोगों को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन रखी हुई है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी कहाँ से? आप लोगों की तो इनकम बढ़ा नहीं रहे हो, खुद की इनकम बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या ये आ पाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास इसलिए आ नहीं पाता है। ये बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न है। ठीक है, तो 1990 में पता चला कि लोग हमारा असली धन है, उसके पहले हमको पता नहीं था। ठीक है, मतलब कितनी हॉरिबल और पैथेटिक चीज़ है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी। ठीक है, कि हमें पता चल रहा है अभी अभी कि ये तो हमारा असली धन है। ठीक है, और एक इकोनॉमिस्ट है, इसका नाम है पॉल क्रुगमैन। पॉल क्रुगमैन जनरली बड़ी बड़ी मैगजीन्स में अपने लेख लिखा करते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के, और वो ज़्यादातर बात किस पे किया करते हैं? वो हमेशा कमेंट करते हैं इनकम इनइक्वालिटी पे, आर्थिक असमानता। जब भी लिखते हैं तो वो इस चीज़ का मेंशन करते हैं कि आर्थिक असमानता बहुत है दुनिया में, कुछ देश बहुत कम कमाते हैं, कुछ देश बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ देश के अंदर कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं और कुछ ज़्यादातर लोग बहुत कम कमाते हैं। कितनी गलत बात है। उनकी खुद की एनुअल इनकम $7 मिलियन है, और वो आदमी काय का ज्ञान बांट रहा है? इनकम इनइक्वालिटी की, आर्थिक असमानता कितनी है। ठीक है, तो इंडिया के बारे में लिखता है ये बेवकूफ़। तेरे को क्या पता इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है? ठीक है, अंशदान करो तो पता चले, या फिर अपनी पेमेंट कम करो, गिराओ, बराबर करो ना, समता होनी चाहिए। तो खुद की पेमेंट ज़्यादा रखनी है, दूसरों के बारे में सिर्फ बोलना है कि इनकी इनकम बहुत कम है, गलत हो रहा है। कौन खा रहा है? तुम ही तो खा गए। $7 मिलियन पर एनम, एक साल की कमाई। तो ये बात है, ऐसे पढ़ेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसे आएगा ह्यूमन मानव विकास। अभी तो डेफिनेशन पे ही नहीं आए हम कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ओके 2010 में इसका मेथड चेंज हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करने का। लिखिए, इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट ने, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, मानव विकास रिपोर्टों ने, बैक्ड अप दिस असर्शन, ने इसे बहुत सारे आंकड़ों के साथ साबित भी किया। बैक्ड अप दिस असर्शन विथ लॉट्स ऑफ एम्पेरिकल डेटा, ने इसे बहुत सारे आंकड़ों के साथ साबित भी किया। क्या साबित किया? कि इंसान हमारे धन होता है, हमारा संसाधन होता है, हमारी पूंजी होती है। विथ लॉट्स ऑफ एम्पेरिकल डेटा, आंकड़ों के साथ साबित भी किया। तो रिपोर्ट्स ने ये साबित भी किया। साबित करने की क्या जरूरत थी? क्या नॉर्मली नहीं पता होता कि देश का असली धन दौलत कौन होता है? देश के लोग होते हैं। तो सबसे पहले एचडीआई इंडेक्स ने बोला देश के लोग होते हैं, तो इंडिया को लगा अच्छा, इसके पहले तो हमको कुछ और ही लग रहा था। फिर समझ में आया, और फिर साबित करने के लिए बार बार एचडीआई रिपोर्ट ने बोला ऐसा कि धन दौलत इंसान होते हैं देश के। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। अगली हेडिंग लिखिए, मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट, अधिक मानव विकास। मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट, अधिक मानव विकास। ये याद रखना, आज कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी तो लिखने का काम कम रहेगा। फिर जब कल आपको नोट्स मिलेंगे इस लेक्चर के, उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। वो नोट्स को स्टडी करने को आसान आज मैं बनाऊंगा। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें तो वैसे भी लिखी रहती है, वो तो रटने वाली चीज़ें होती हैं, समझ बनानी पड़ेगी। और नोट्स में भी यही सब लिखा रहेगा जो समझा रहा हूँ। अब ह्यूमन डेवलपमेंट आता कैसे है? 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है क्या? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। तो पहला पॉइंट लिख लो, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? मानव विकास। लोग खुश हैं मतलब ह्यूमन डेवलप्ड है। लोग खुश हैं तो डेवलपमेंट ही बोलेंगे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पहले पॉइंट से, कि अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। आज से 10,000 पहले, 20,000 साल पहले, इंसान जो था, जिसके पास में फूड सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, रोज का शिकार करता था
और गुफा में चला जाता था। दुखी रहता होगा ना बेचारा। इंसान शायद तब भी खुश थे, अच्छे खासे खुश थे। ओके, तो बट स्टिल ह्यूमन डेवलपमेंट किससे आएगा? फूड सिक्योरिटी से। ठीक है। एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था फ्रेडरिक नीश। ठीक, इनको आगे पढ़ेंगे क्या थे ये। फ्रेडरिक नीश ने कहा था कि इंसानों में एक कॉन्शियसनेस होती है, उसको कहा जाता है गिल्ट कॉन्शियसनेस। गिल्ट का मतलब क्या होता है? बुरा लगना। कॉन्शियसनेस का मतलब ये पता है कि बुरा लग रहा है। ओके, तो इंसानों में क्या आ जाता है? गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है, हमेशा से रहता है वो। क्यों रहता है? क्योंकि बेसिकली हम हैं जानवर। जानवरों को मारो, उनको खाओ, उनकी खाल निकालो, पहन लो और सो जाओ। ये काम रहता था पुराने टाइम पे और इंसान बहुत खुश रहता था इस काम में। लेकिन है तो इंटरनली एक जानवर ही, और वेपन्स बनाया करता था उसके। फिर हम धीरे धीरे क्या हो गए? सभ्य हो गए, सिविलाइज्ड हो गए हम। हमको ये सब पसंद नहीं आया कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, अपने हाथों से मशीनें बनाओ। ठीक है, मशीनों से मारेंगे ना तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिलपिला नहीं लगेगा। ऐसा स्टार्ट हो गया माहौल। तो हम में जो बेसिक आदतें हैं वो कहीं नहीं गई हैं, वो वहीं की वहीं हैं। पहले लोग मांस भक्षण करा करते थे, तो आज क्या करते हैं? 100 रुपये लेके जाते हैं मार्केट और मांस मछली खरीद के आ जाते हैं। उनको नहीं मारना पड़ेगा मतलब क्या है? हिंसा तो कहीं ना कहीं हुई है उसको मारने में। तो हिंसा तो है, सब जगह पर है, बेसिक चीज़ तो यही है। बट हम डायरेक्टली वो काम नहीं करते। क्यों? हम सिविलाइज्ड हैं, हम क्या है? एक सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, हम जानवर नहीं हैं। तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसमें क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आप क्या आज नॉर्मली किसी को भी चांटा मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते। लेकिन गुस्सा तो है, नाराज़गी भी है, तो वो चांटे से निकल जाती, अब वो क्या है? दबी हुई है, बाहर नहीं निकली है। तो अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है। उसी बुरा लगने को क्या कहते हैं? गिल्ट कॉन्शियसनेस। हम जो जानवरों की तरह जो आज़ादी से जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम सभ्य हैं। तो हमें अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है अपने अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, दो टाइप के मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन यानी आप जो अभी इस समय महसूस कर रहे हो, अवचेतन कि क्या बोले जा रहा है ये, ठीक है, वो सब। तो अनकॉन्शियस माइंड में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका बाहर निकलने का तरीका क्या होता है? हमेशा डिस्ट्रॉय करो हर चीज़ को जितना हो सके। अनकॉन्शियसली किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करो? पृथ्वी को। पूरी की पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जानी चाहिए। अनकॉन्शियसली ये हो रहा है। आप गाड़ी चला रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पृथ्वी खराब होगी, पता है। रुक रहे हो क्या? नहीं रुक रहे हो। तो वो सब कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में। वो गुस्सा किसी और तरीके से बाहर निकल रहा है और दुनिया फिर बर्बाद होना शुरू हो रही है। तो ये फ्रेडरिक नीश ने समझाया था कि गिल्ट कॉन्शियस हर इंसान में होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, बस अलग तरीके से वो गुस्सा बाहर निकलता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है, मतलब पता है एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा ऐसा करने से, फैक्ट्रियाँ सेटअप होने से, सब होने से, तो कौन रुकता है? सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन कोई नहीं रुकता है, सब काम करते चले जाते हैं गिल्ट कॉन्शियस की वजह से। दूसरा, एबिलिटी टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने की काबिलियत। एबिलिटी टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने की काबिलियत। ऑब्वियसली जो ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है वो क्या होगा? ज़्यादा सुखी होगा। जरूरी है क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना पड़ता है, जरूरी है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जो जितने भी इकोनॉमिक्स अपन पढ़ेंगे ना, इन सब के गलत गलत मायने भी क्या हो सकते हैं, ताकि ये पूरा समझ में आ जाए। क्या बोला है? ह्यूमन डेवलपमेंट लाना है, फूड सिक्योरिटी चाहिए। तो पुराने ज़माने में जो लोग जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं होती थी वो भी खुश रहते थे। तो क्या ज़रूरी है? नहीं, लेकिन सिलेबस में तो ज़रूरी है। समझ गए? दूसरा क्या था? लंबा खुशहाल स्वस्थ जीवन। तो खुशहाल और स्वस्थ तो समझ में आता है, लंबा जीवन 120 साल तक का,
जिसमें से 40 साल तो बुढ़ापे में निकलेंगे, 50 साल, 70 के बाद वैसे भी क्या बचता शरीर में, तो वो। और फिर अगला, और वैसे भी एबिलिटी टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ अफ्रीका में कहाँ है, वहाँ तो रोज मरते हैं लोग, ठीक है। और वैसे तो ये आज हो ही नहीं पा रहा है कोरोना। फिर अगला थर्ड, फ्रीडम ऑफ चॉइस, विकल्प चुनने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ चॉइस, विकल्प चुनने की आज़ादी। आप 12 या 22 लाख की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन जेब में 4 लाख रुपए, खरीद पाओगे? कोई चॉइस रहेगी आपके पास में? रहेगी। 4 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ, ओके। तो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस का मतलब क्या होता है, आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ अपने लिए खरीद सको अच्छे से, ठीक है। जैसे एक हिंदुओं में क्या होता है, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, लोन, ठीक है। एक होता है देव ऋण, कि देवताओं ने आपको यहाँ भेजा तो उसका ऋण आपको चुकाना पड़ेगा अपना जीवन अच्छे से जी के। दूसरा होता है पितृ ऋण, कि आपके पूर्वजों की वजह से आप हो तो उनका भी ऋण चुकाना पड़ता है, श्राद्ध में लोगों को खाना खिला के, ब्राह्मणों को, तो ऋण वो ऐसे चुक जाता है, चुकाना पड़ता है मरते दम तक, ये याद रखना। और उसके बाद में एक तीसरा ऋण आता है ऋषि ऋण, अपने गुरुओं की पेमेंट फीस वगैरह टाइम पे देना, ठीक है, उसको ऋषि ऋण कह देते हैं। तो वो भी चुकाना पड़ता है, नहीं चुकाया तो अगले जन्म में श्राप मिलता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं, गलत योनि में चले जाते हो, वो होता है। एक चौथा ऋण भी होता है बैंक ऋण। हम बैंक के लोन चुकाते चुकाते इन 3 ABC को भूल जाते हैं, तीनों ऋणों को, कि भैया ये भी ज़रूरी है, लेकिन ध्यान कहाँ चला जाता है सारा का सारा, बैंक लोन, बैंक के ऋण चुकाने। तो बैंक के ऋण लिए ही क्यों? क्योंकि लोन लेने के लिए, सपोज कार खरीदनी है, तो उस कार को खरीदने के लिए लोन देने वाले 100 बैंक मिलेंगे, उसके बाद में कार खरीदने के लिए 50 कंपनियां मिलेंगी, और हर कंपनी में अलग अलग वेरिएंट भी मिलेंगे कारों के, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई, फ्रीडम ऑफ चॉइस आ गया आपके पास में, कि अब मैं चूज कर सकता हूं। एकदम यूजलेस चीजें होती हैं, 100 कार की कंपनियां, हर कंपनी में अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, 50 कंपनियां अलग अलग मॉडल बनाए जा रही हैं, जस्ट बिकॉज हमको अलग दिखना है वो कार खरीद के सबसे। ये नहीं मालूम कि वो कारें पहले ही 1-2 लाख बिक चुकी होंगी, मार्केट में आ चुकी होंगी, नहीं, स्टिल हमको अलग दिखना है, हमारी कार चमकती रहनी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा अच्छा होना चाहिए। समाज में सबसे बड़ा चाटा तो ये है कि जस्टिन बीबर और आईफोन जैसी चीज़ें हिट हो गई हैं समाज के अंदर, ये सबसे बड़ा चाटा है समाज का, ओके। तो वो स्टैंडर्ड दिखा देता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। तो इन तीनों से हमें क्या मिल जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट मिलेगा, मानव विकास मिल जाएगा इकोनॉमिक्स के हिसाब से। और अगर ये 3 चीज़ें हुई तो उससे हमें क्या मिलेगी, ये 3 चीज़ें। तो इन 3 चीज़ों के सामने ब्रैकेट बना के 3 बॉक्स लिखना। पहली चीज़ हमें मिलेगी एनवायरमेंटल सर्विस, 3 चीज़ें निकलती हैं इससे, एनवायरमेंटल सर्विसेज, पर्यावरणीय सेवाएं, एनवायरमेंटल सर्विसेज, पर्यावरणीय सेवाएं, इसमें क्या क्या आएगा वो सब लिख लो। प्योर वाटर, शुद्ध जल, एयर, वायु, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, एजुकेशन, मेडिसिन, शिक्षा, चिकित्सा, सर्विसेज, सेवाएं, ये सब क्या है, सेवाएं हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं, पर्यावरण से जुड़ी हुई सेवाएं। इंडिया का बहुत अच्छा काम है इस सेक्टर में, शुद्ध जल, साफ वायु, कानून व्यवस्था का एकदम परफेक्ट होना, शिक्षा का अच्छा होना, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी होना, सब बढ़िया है। अगर आपके माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो आप उनको इसी वजह से सरकारी अस्पताल ही ले जाते हो ना, क्योंकि ये सब अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ये सब होगा तो यही होगा ना। तो ये होगा तो आप अपने माँ बाप को बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पताल ले जाओगे, क्योंकि सब अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पर नहीं ले जाते, मतलब ये नहीं हुआ है, ओके। दूसरी चीज़ निकल के आती है इन तीनों में से, एंटाइटलमेंट्स।
सरकारी सेवाएं, एंटाइटलमेंट्स, सरकारी सेवाएं, सरकार आपको सेवा देगी। क्या क्या देगी? पहली चीज आपको मिलेगी चांस टू चेंज द गवर्नमेंट, सरकार बदलने का अधिकार, राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, सरकार बदलने का अधिकार, चांस टू टेक सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से सेवा पाने का अधिकार, चांस टू टेक सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से सेवा पाने का अधिकार। और अगर आप पीड़ित वर्ग से हो तो उस पीड़ा का मनी वैल्यू लेने का अधिकार। ठीक है। एंड इफ यू आर फ्रॉम द वीकर सेक्शन, और यदि आप पीड़ित वर्ग से हैं, देन टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, तो सरकार से सहायता पाने का अधिकार। एक्सेप्ट गवर्नमेंट हेल्प या राइट टू एक्सेप्ट गवर्नमेंट हेल्प, सरकार से पीड़ा पाने का, पीड़ा जो हो रही है ना, उस पीड़ा का क्या पाने का, उस पीड़ा की कीमत पाने का अधिकार। ये समझ लो। अगर 2000 सालों तक शोषण हुआ है और वो शोषण भूलना ही नहीं चाहते, तो ठीक है। उपनिषद के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। सतयुग जो था उसमें बोला गया कि वर्चस्व ब्राह्मणों का रहेगा। द्वापर युग जब आया तो बोला गया क्षत्रियों का वर्चस्व रहेगा। त्रेता युग जब आया तो बोला वैश्यों का युग रहेगा, कैपिटलिज्म, ब्रिटिशर्स। और जब कलयुग आया तो बोला गया कि किसका वर्चस्व रहेगा, शूद्र का। ऐसा उपनिषदों में लिखा हुआ है। फिर तीसरी चीज निकल के आती है एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, झटकों को समाहित करने की काबिलियत। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, झटकों को समाहित करने की काबिलियत। मतलब ये कोई भूकंप आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो भूकंप चला जाएगा, वो वाली मशीन नहीं है ये। मतलब अच्छे लोगों का होना, जिनकी वजह से झटके नॉर्मलाइज हो जाएं, और पैसों का होना। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मनी एंड गुड पीपल, पैसा और अच्छे लोग। मनी एंड गुड पीपल, पैसा और अच्छे लोग। हमारे पास दोनों नहीं है, ना पैसा है ना अच्छे लोग। दैट मीन्स कहाँ से ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक मूवी आई थी बहुत पहली, पुरानी सी है, बोमन ईरानी उसमें मेन लीड रोल पे था। वेल डन अब्बा नाम है उस मूवी का। ठीक है। उस मूवी में ये बताया गया है कि बोमन ईरानी अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन में रखने के लिए करप्शन करता है अधिकारियों से। उसको बीपीएल कार्ड चाहिए रहता है। बीपीएल कार्ड से फ़ायदे बहुत मिलते हैं, अनाज सस्ता मिल जाता है, लोन वगैरह भी इजीली सैंक्शन हो जाते हैं छोटे मोटे, तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाते हैं। तो उस सरकारी फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करना चाहता है, अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड चाहिए उसको, और उसके लिए वो गरीब रहता है, वो घूस खिलाता है अधिकारियों को। और पूरी मूवी उसी पे चलती है, देखना कभी, बहुत अच्छी मूवी है। तो हर करियर इसके अंदर आ गया, जितना भी आप सोच सकते हो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑल ओवर। जब ये सब बराबर होगा तब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सीधी सी बात। एज पर महबूब उल हक के अनुसार द बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का उद्देश्य लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। द बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज पीपल्स चॉइस, विकास का उद्देश्य लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। इज टू एनलार्ज पीपल्स चॉइस, लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का लक्ष्य होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास का लक्ष्य होता है, इज टू क्रिएट एन अनेबलिंग एनवायरमेंट, कि एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना, इज टू क्रिएट एन अनेबलिंग एनवायरमेंट, कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना, फॉर द पीपल, जिसमें लोग, फॉर द पीपल
जिसमें लोग टू एंजॉय लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ्स, आनंदित रहकर लंबे खुशहाल जीवन जी सकें। टू एंजॉय लॉन्ग हेल्दी एंड क्रिएटिव लाइफ्स, आनंदित रहकर एक लंबे खुशहाल जीवन जी सकें। फुल स्टॉप। अरे 100 बात की एक बात। ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्वल टू एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज प्लस यूजिंग कैपेबिलिटीज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। लिख लो ये। मानव विकास बराबर ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्वल टू एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज, काबिलियत को बनाना, एक्वायरिंग कैपेबिलिटीज काबिलियत को बनाना, प्लस यूजिंग कैपेबिलिटीज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, काबिलियत को उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना, फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना। भारत में काबिलियत तो मिल सकती है, उस काबिलियत का इस्तेमाल करना और कुछ बना देना वो नहीं मिल पाता ठीक तरीके से। ठीक है, क्यों? ब्रेन ड्रेन नाम की चीज सुनी होगी, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। मानव विकास कैसे आएगा? जब आप में काबिलियत होगी और आप उस काबिलियत का सही इस्तेमाल कर पाओगे तो क्या आएगा आप में? एकदम सही है ये फॉर्मूला। दिखने में तो सही है ना, इकोनॉमिक के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। ब्रेन ड्रेन करके एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। ब्रेन ड्रेन, ट्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता होगा? दिमाग का नाली में बह जाना। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, अभी इसको अपन बिगाड़ते हैं, पूरा कचरा करते हैं इसका। आप में काबिलियत है तो आप बन गए आईआईटी के इंजीनियर। ठीक है, आईआईटी जेईई पास करके बड़ा सा कॉलेज मिला और एक आईआईटी इंजीनियर बन गए। उसके बाद आप क्या करोगे? कैपेबिलिटीज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। आप या तो फैक्ट्री खोलोगे या बड़ी कंपनी में लगोगे। तो देश में क्या आएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आता, क्योंकि एक आईआईटीएन इंडिया में पढ़ाई करने के बाद बाहर चला जाता है। ज़्यादातर आईटी इंजीनियर्स यही करते हैं। तो देश का विकास हो गया, वो तो दूसरे देश के जाके विकास करेगा। तो ये सही कैसे? सब में नुकसान निकाल रहे हैं हम। है पूरा सिलेबस के हिसाब से रखना, नुकसान नहीं गिनाना, अच्छी बातें बतानी है आपको। मैं नुकसान इसलिए बता रहा हूँ तो ताकि अच्छी बातें तो याद रहें कम से कम। ठीक है, बुरे को अच्छा लगा कर देना या कन्वर्ट कर देना या जैसा ठीक लगे। अफ्रीका में तो ऐसी हालत है कि अफ्रीका में अच्छे डॉक्टर ही नहीं मिल पाते हैं देशों में ठीक करने वाले, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने जिनको मेडिकल कॉलेज बोल सकें। बने हैं तो इक्का दुक्का बने। तो अफ्रीका में डॉक्टर है ही नहीं, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, बाहर के लोग आते ही नहीं हैं। वो एनजीओ वगैरह से आ जाते हैं अमेरिका से कि चलो फ्री में हम बच्चों को मदद करेंगे, मेल न्यूट्रिशन की दवाई देंगे। डॉक्टर ही नहीं है, ऐसी खतरनाक लेवल चल रहा है वहाँ पर। तो वो ब्रेन ड्रेन का उल्टा होता है। ब्रेन ड्रेन तो मतलब यहाँ के दिमागदार लोग कहाँ चले गए? बाहर चले गए। तो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा नहीं। और एक देश ऐसा होता है जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट था ही नहीं, क्योंकि ब्रेन के लोग थे ही नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे। तो दिमागदार लोग बनेंगे कहाँ से? तो अफ्रीका में वैसा चलता है। अब आप बोलोगे कि कुछ अच्छा सुना हो, तो वो लेक्चर ही ऐसा है। ठीक है, कुछ अच्छा सुनाने का है ही नहीं इसके अंदर। 2003 और 4 में भयंकर शोर मचा था कि 2020 तक एक विजन आया था 2003-4। उस विजन का नाम था विजन 2020। एकदम ही बदल के रख देंगे 2020 में। देखना आप 16 साल में क्या बदलेगा देश। 2020 खत्म होने वाला है। ठीक है, सडनली रियलाइज हुआ होगा ना कि हाँ यार 16 साल पहले वादा किया गया था भारतीयों से कि वोट दे देंगे तो कांग्रेस आएगी, तो 2020 तक सब बदल जाएगा। बदला ना। एज पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार, एज पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार, ये आपको समझ में आया ना तो मेरे को भी समझा देना जो अब लिखने वाले हो। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास की मूल अवधारणा, ह्यूमन डेवलपमेंट एज एन अप्रोच, मानव विकास की मूल अवधारणा
ह्यूमन डेवलपमेंट एज एन अप्रोच इज अबाउट एडवांसिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव समृद्धि को बढ़ाना होता है। इज अबाउट एडवांसिंग रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव समृद्धि को बढ़ाना होता है। रेदर देन ओनली रिचनेस ऑफ इकोनॉमी, न कि केवल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को। रेदर देन ओनली रिचनेस ऑफ इकोनॉमी, न कि केवल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को। क्या लाइन डाली इसने, मानव समृद्धि को बढ़ाना, रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्या होता है? आप इंसान हो तो आप ऑलरेडी किस्मत वाले हो ना कि आप इंसान हो, जानवर नहीं पैदा हुए। इसको वो भी बढ़ाना है, रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ अपने आप में एक रिचनेस है, अपने आप में एक क्या है, अच्छी बात है कि आप इंसान पैदा हुए, उसमें भी रिचनेस, और उसके पहले एडवांस। कहाँ ले जा रहा है भाई इंसानियत को, कहाँ ले जाना है? इंसान इंसान है, ठीक है, सब कुछ परफेक्शन में। तो बात यह है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए, विविधताएं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे फ्रीडम ऑफ चॉइस, ऐसे 10 चीज़ें रख दो मेरे सामने, फिर मैं चूज़ करूँगा कि मेरे को कौन सी चाहिए। खुद में कितनी डाइवर्सिटी है, आप कितनी चीज़ों को अपने आप में समावेशित कर लेते हो या समझ लेते हो। तो आपकी मेंटल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको साइंस समझ में आता, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आता, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती है, सब समझ में आता। मतलब आप में मेंटल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप सब समझ जाते हो और बहुत बड़ी आसानी से उसको ग्रैस्प कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो। क्रिएटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, या क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कलात्मक गुण बहुत होने चाहिए कि एक फील्ड में अच्छे ना हो, 10 फील्ड में अच्छे रहो। ये सब क्या है, रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी गुणों का बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। और फिर फाइनली उसको यूज़ करने का पूरा पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब आप एक बांध हो, डैम हो, उस डैम में पोटेंशियल बहुत है, यानी पानी बहुत रखा हुआ है, और जिस दिन वो डैम खुले तो अपन चारों तरफ बाढ़ ला दें, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। तो उसको यूज़ कर पाना, अपनी काबिलियत को पूरा इस्तेमाल कर पाना, ठीक है। इकोनॉमिक वेलबींग तो आता रहेगा, पहले क्या करो, खुद को समझो, ठीक है, खुद में डेवलपमेंट लाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, वो सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो इकोनॉमिक वेलबींग तो आता रहेगा। कहाँ से आएगा इकोनॉमिक वेलबींग? इतनी आसानी से नहीं आता, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। मनी लगता ही लगता है। एक एक्सपेरिमेंट करना, घर जाना, सड़क पे रुकना और ज़मीन का टुकड़े को बोलना फसल उग जा, उगेगी? नहीं उगेगी, क्योंकि मेहनत लगेगी ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, टेंशन मत लो इकोनॉमी वेलबींग का, आप खुद पे ध्यान दो, खुद पे पॉजिटिव रहो, पोटेंशियल रखो अपने आप में, तो अपने आप क्या हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। तो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको, अगर पोटेंशियल ज़मीन में होगा तो ज़मीन को बोलना कि उग, तो अगर उगना होगा, पोटेंशियल है ना ज़मीन में, उगेगी क्या? नहीं उगेगी, क्योंकि नर्चर करना पड़ता है, बीज डालने वाली मेहनत, खाद डालने वाली मेहनत, पानी डालने वाली मेहनत, 3 महीने तक इंतज़ार करने की मेहनत, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक फसल मिल पाएगी। इन्होंने तो बोल दिया पोटेंशियल रखो, मेहनत रखो, रिचनेस ऑफ लाइफ रखो, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान किस पे मत दो, इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो ज़मीन जो जिसमें से फसल उगानी है, तो उसमें इकोनॉमी नहीं लगेगी क्या? कहीं से बीज तो लाओगे। मैं इनसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये, ठीक है। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिस पे बात की जा सकती है, जिसको किसी भी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता ना, उसको तोड़ती है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, वो किसी अच्छे को तोड़ देती है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो मैट्रिक्स बना लो। देखो, ये है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। अब अपन समझते हैं कि क्या हो सकता है। कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आया ना, चुपचाप एक मैट्रिक्स बना दिया करो, टेबल। 2 चीज़ें समझ में नहीं आ रही, टेबल बना दो, एक तरफ वो लिखो, एक तरफ वो लिखो, राइट रॉन्ग लगा दो, सब समझ में आएगा। मान लीजिए किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो बात समझ में आ जाएगी कि भैया ग्रोथ नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा कहाँ से।
किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है, पैसा खूब कमाता है वो देश, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, तो गड़बड़ समझ में आ जाएगी कि शायद वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी है, इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। इससे अच्छी बात हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। और किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ है ही नहीं, लोग बहुत खुश हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैट्रिक्स से समझ में आ जाता है कि सिचुएशन क्या बन सकती है, क्या ज़्यादा परफेक्ट है और हम कहाँ पर हैं। हम शायद यहाँ पे मिलेंगे, परफेक्शन यहाँ पर है, ऐसा हम होने नहीं देना चाहते, और ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता। समझ गए? बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मानव क्षमताओं का निर्माण करना, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मानव क्षमताओं का निर्माण करना, रिफर्स टू द रेंज ऑफ थिंग्स, अर्थात वो सभी कार्य, रिफर्स टू द रेंज ऑफ थिंग्स, अर्थात वो सभी कार्य पीपल कैन डू, जो लोग अपने जीवन में कर सकें, पीपल कैन डू, जो लोग अपने जीवन में कर सकें, और बी इन लाइफ, या बन सकें, और बी इन लाइफ, या बन सकें। फुल स्टॉप। अगली हेडिंग डाल दीजिए, द 6 बेसिक पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 6 मूल स्तंभ। द 6 बेसिक पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 6 मूल स्तंभ। अगर भगवान आपसे पूछे कि मानवों को जो मैंने दिया उसका मानवों ने क्या किया, क्या जवाब दोगे आप? मैंने तुमको दिया खुशी से, तुम्हारी जरूरत के लिए, तो पूरी रिपोर्टिंग करो। अब भैया इतना कुछ दिया है मैंने आपको, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है पृथ्वी पर, अब रिपोर्टिंग कीजिए सबके सब, क्या करा बेटा जीवन भर। तो क्या जवाब दे पाओगे? जवाब ही नहीं दे पाओगे। पहली बात तो ये शर्म आ जाएगी कि कुछ खास ऐसा किया नहीं। या चलो भगवान को छोड़ो, एलियन आ गए पृथ्वी के बाहर, वेट कर रहे हैं, थैनोस आया, या एलियन आए जो हमको नहीं जानते, बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई रॉकेट यहाँ से जाएगा, वहाँ तक पहुँचेगा और फिर बात होगी इंसान और एलियन के बीच में। सपोज इंसान का नुमाइंदा आपको बनाया गया और आपको भेजा गया एलियन के पास में बात करने के लिए, क्या समझाओगे कि इंसान क्या है? समझाना रहेगा ना, इंसान ऐसे हैं। तो 99% बात आपके दिमाग में वही आएगी नेगेटिव, शायद 1% कोई चीज़ें हो सकती है जो थोड़ी अच्छी हों। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन रही, इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी कि इंसानियत की अच्छी बातें निकल तो नहीं पाएगी दिमाग में से, लेकिन कोशिश करना, खींच खींच के निकालने की कोशिश करना, और कुछ बुराइयों के साथ। जबकि मिलेगा क्या आपको आंसर में? ज़्यादा बुराइयाँ और कुछ अच्छाइयाँ। वो अच्छाइयाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छी तो होंगी नहीं, ठीक है? तो 6 स्तंभ कौन से होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के? पहला होता है इक्विटी, समानता। इक्विटी, समानता। इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? समानता के सामने लिखिए, द आइडिया ऑफ फेयरनेस फॉर एवरी पर्सन, सभी लोगों के बीच समानता की सोच। द आइडिया ऑफ फेयरनेस फॉर एवरी पर्सन, सभी लोगों के बीच समानता की सोच। ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाएगा इससे। लोग एक समान की सोच रखेंगे पूरी दुनिया में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आ पाएगा, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। ठीक है, ये पहले ही पॉइंट ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हो नहीं सकता। पड़ोसी पड़ोसी एक जैसे सोच के नहीं होते, आप देश एक जैसी सोच के होंगे, राज्य, लोग। दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है। हम कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? एक सिक्योरिटी होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब होता है आपको डर है कि अगर वो बाहरी सुरक्षा आपसे छीन ली गई तो आप बर्बाद हो।
जैसे आपने बैंक में पैसा डाल रखा है, वो क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, आपकी बाहरी सुरक्षा है। तो क्या बैंक क्या बहुत सुरक्षित हो सकते हैं? कहीं कभी डूब गए तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है? अचानक से जा सकती है। डेवलप क्या करना है? इंटरनल सिक्योरिटी, कि जो मैं आज हूं और कल नहीं रहा तो फिर से मैं उसके अगले दिन वैसा वापस बन जाऊं, वो क्या रहेगी? इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब मुझसे सब कुछ छीन लो, बर्बाद कर दो, फिर भी मुझ में एक इंटरनल सिक्योरिटी हो, मेरी काबिलियत मेरे साथ में हो, तो मैं वापस डेवलप हो जाऊंगा। एक्सटर्नल गई तो आनी नहीं है। बैंक में पैसा डाला गया, आएगा नहीं। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, गया, आएगा नहीं। वो सब एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, ऑफरिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रगति और उन्नति के मौके। ऑफरिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रगति और उन्नति के मौके, दैट विल नॉट सडनली डिसअपियर इन फ्यूचर, जो भविष्य में आकस्मिक तौर से लुप्त न हो जाएं। दैट विल नॉट सडनली डिसअपियर इन फ्यूचर, जो भविष्य में आकस्मिक तौर से विलुप्त न हो जाएं। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, तीसरा स्तंभ, कोऑपरेशन, सहयोग। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? ऐसी सिक्योरिटी जो भविष्य में अचानक गायब नहीं होगी, वो आपके साथ में रहेगी। उस सिक्योरिटी की बात हो रही है, एक्सटर्नल की नहीं, जो कभी भी चली जाएगी। तीसरा, कोऑपरेशन, सहयोग। पार्टिसिपेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच भागीदारी। पार्टिसिपेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच भागीदारी। बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, जो अन्य समुदायों से हैं। बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, जो अन्य समुदायों से हैं। एज अ मीन्स ऑफ म्यूचुअल एनरिचमेंट, जिससे समुदायों में हिस्सेदारी हो। एज अ मीन्स ऑफ म्यूचुअल एनरिचमेंट, जिससे समुदायों में हिस्सेदारी हो। कोऑपरेशन का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे को समझना और साथ में काम करना। चौथा, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? लिखिए, फ्रीडम ऑफ पीपल, लोगों के उन निर्णयों पर प्रभाव डालने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ पीपल टू इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, लोगों की उन निर्णयों पर प्रभाव डालने की आज़ादी। टू इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड डिसीजन दैट इफेक्ट देयर लाइफ्स, जिससे उनके जीवन पर असर होता है। एंड डिसीजंस दैट इफेक्ट देयर लाइफ, जिससे उनके जीवन पर असर होता है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट भी क्या है? इसी का डेफिनेशन है, फ्रीडम ऑफ पीपल, यानी फ्रीडम ऑफ वुमन टू इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, कि वो खुद का क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सकें। एंड डिसीजंस दैट इफेक्ट देयर लाइफ, जो उनकी लाइफ को असर करे। तो हम क्या बोल देते हैं? महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ही यही होता है, अपने लिए, किसी और के लिए, किसी का उत्थान करना ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, ऐसी काबिलियत उनको मिल जाना, उसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। पांचवा होता है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी बढ़ाने की प्रक्रिया में लोगों का योगदान। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी बढ़ाने की प्रक्रिया में लोगों का योगदान। और छठा आता है सस्टेनेबिलिटी, संतुलन। सस्टेनेबिलिटी, संतुलन। इसमें लिखो, राइट टू अर्न इनकम, ऐसी आय का अधिकार। राइट टू अर्न इनकम, ऐसी आय का अधिकार। दैट कैन सस्टेन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन को बढ़ाए। दैट कैन सस्टेन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन को बढ़ाए, जो हमारे जीवन को क्या रख सके? संतुलित रख सके, सस्टेन रख सके, जैसी है वैसी रख सके। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? दुनिया बर्बाद करना बंद करो, सीधी बात। सस्टेनेबल लाइफ जीनी है ना, जितनी जीनी चाहिए उतनी ही जिएंगे, तो बर्बादी क्यों कर रहे हो इतनी ज़्यादा? आप अपनी ही सस्टेनेबिलिटी को कम कर रहे हो, क्योंकि आपके जैसे और करोड़ों अरबों लोग
धुआं निकाल रहे हैं, पृथ्वी बर्बाद हो रही है और समय के साथ क्या हो रही है, वो खराब या खत्म हो रही है। अगर आप थोड़े से प्री एनवायरमेंटलिस्ट हो ना तो ये थ्योरी आपको अच्छी नहीं लगेगी, पहले भी बता रखा है मैंने आपको। अगर ये लाइन है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी की पृथ्वी पर और ये लाइन है टाइम की, समय की, यहाँ पर मानव के रहने लायक वातावरण की लाइन है और ये है टाइम की। तो पृथ्वी पर एक टाइम ऐसा था जहाँ पर इंसान रह नहीं सकते थे, सस्टेनेबल नहीं हो सकते थे। फिर समय बदला, यहाँ पर गर्मी बहुत हुआ करती थी, ज्वालामुखी, धुआं ये हुआ करता था, अंगारों की बारिश हुआ करती थी, तो इंसान कहाँ से जिएंगे, ऑक्सीजन तो था ही नहीं। फिर आया ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के साथ साथ तापमान थोड़ा सा ठंडा होना शुरू किया और एक ऐसी स्टेज पर आ गए जहाँ पर मानव का जन्म इस पॉइंट पे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इतने ही एरिया में इंसान जी सकता है। ये पृथ्वी का माहौल है, माहौल, और पृथ्वी के अलग अलग माहौल में केवल ये वाला जो माहौल चल रहा है अभी, उसी माहौल में कौन जिंदा रह सकता है? इंसान। तो जाहिर तौर पे है ये माहौल हमेशा तो रहेगा नहीं, एक टाइम बाद चला जाएगा। हम इंसान बस अपनी हरकतों से क्या कर रहे हैं, उस टाइम को जल्दी ला रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम अपनी हरकतों से उसको बढ़ा सकें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कम करने में हम उस्ताद हैं, कम तो कर सकते हैं, कुछ तो करें। खाली बैठे रहने से क्या होगा? बढ़ा नहीं सकते, ये तो पता है, कम कर दो। क्योंकि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी क्या होना है, टाइम तो जाएगा, और इस टाइम पर आते आते इंसान समाप्त हो जाएगा। हमने बस थोड़ा टाइम जल्दी कर लिया अपना। ये भी लाखों वर्ष हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 1,00,000-2 लाख, अभी बहुत बर्बाद करना है। अभी तो शुरू हुए हैं, 200 साल ही तो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी तो कितना बर्बाद करना है। इतने में थक जाएंगे तो फिर मजा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कंप्लीटली सस्टेनेबल है। ये भी समझो, कई लोग मानते हैं कि भगवान ने हमको भेजा। भगवान ने हमको इसलिए भेजा क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्यार करता था और भगवान ने हमको क्या बनाया? परफेक्ट। धर्म के हिसाब से यही है ना, मानव को परफेक्ट बनाया है, कोई कमी नहीं। अगर परफेक्ट बनाया होता तो जहां हमें भेजा वो भी जगह भी क्या होती? परफेक्ट होती, एकदम सपाट मैदान, सीधी नदियां जो कहीं नहीं मुड़ती, एकदम वेल मेंटेन होता। तो हमें इतना इम्परफेक्ट जमाना क्यों मिला? पहाड़ है, कहीं भी आ जाते हैं पहाड़ बीच में, तो आने जाने में मुश्किलें आ जाती हैं, नदियों से बाढ़ आ जाती हैं, तो लोग रहने में मुश्किलें आ जाती हैं लोगों की। यही सब क्या है? दैट मीन शायद भगवान ने नहीं भेजा है, हम गलती से आ गए एवोल्यूशन करते करते, और अब हमको सब परफेक्ट चाहिए। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट को देखो तो आपको एंगल, सर्कल ज़्यादा दिखेंगे। हमको हर चीज़ एंगलों में बहुत पसंद है। सड़क 90 डिग्री एंगल में मुड़नी चाहिए, टेबल 90 डिग्री एंगल में, ठीक है, गाड़ियों के कल पुर्जे एंगल में, सर्कल परफेक्ट, सब बेस्ट चाहिए। तो क्या मिला? क्या प्रकृति से डायरेक्ट हमको नहीं मिला। दैट मीन्स प्रकृति परफेक्ट नहीं थी हमारे लिए। अब हम परफेक्ट हैं तो हमको प्रकृति भी तो परफेक्ट मिलनी चाहिए थी। दैट मीन्स हम भी क्या नहीं है? परफेक्ट नहीं है। हमको क्या चाहिए? परफेक्शन चाहिए। तो हम हर चीज़ में क्या लाते हैं? परफेक्शन। आईफोन परफेक्ट, ठीक है, एजेस होने चाहिए उसमें। ये है हम। ऑब्वियसली हम अनकंफर्टेबल है ना, इसलिए तो कर रहे हैं। अगर हमारे लिए ये प्रकृति जो थी, ये जो नदी, तालाब, नदियाँ, पहाड़, जो पेड़ पौधे थे, ये सब अगर परफेक्ट होते तो हम कंफर्टेबल होते। हम कंफर्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने शहर बनाए, फैक्ट्री बनाई, प्रोडक्ट बनाए, मोबाइल बनाई, जस्ट बिकॉज हम कंफर्टेबल नहीं है। और हमको क्या चाहिए? कंफर्टेबलनेस चाहिए, क्योंकि हमको भगवान ने बनाया विशेष। ठीक है। इंसान वायुमंडल, पर्यावरण नष्ट करे या ना करे, ये तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब जो बाद में होने वाला है उसको हम बस पहले कर रहे हैं। वी आर जस्ट इन अ फेस वेयर ह्यूमन लाइफ कैन लिव। इंसान बस जी रहा है इस फेस में क्योंकि उसको मौका दिया है पृथ्वी ने, टेम्परेचर को मेंटेन करके। हो सकता है इसके पहले ऐसा रहा हो पृथ्वी का फेस और कुछ समय में वापस से आया हुआ होगा।
हो सकता है फिर से आएगा, हो सकता है कभी भी नहीं आए, हो सकता है ऐसा 20-15 बार हुआ होगा, हर बार कुछ नए जीव आए होंगे। हमारी किस्मत यहां से यहां तक लिखी हुई है। तो हम अपने आप को स्पेशल क्यों मानते हैं? हमको लगता है ना कि हम बर्बाद कर रहे हैं पृथ्वी को। इसको भी बदल देता हूं, हम नहीं कर रहे हैं बर्बाद पृथ्वी को। आपको क्या लगता है, ऐसी पृथ्वी जिसमें करोड़ों बार उल्कापिंड गिर चुके हैं, सनस्पॉट का असर हुआ है, चंद्रमा का असर लगातार रहा है, सोलर सिस्टम बनने के वक्त अब पृथ्वी ने अपने आप को झेल लिया, हमारे प्लास्टिक बनाने से पृथ्वी खत्म हो जाएगी? मैंने बोला ना, ये थ्योरी वो पेड़ पौधों से प्यार करने वालों को पसंद नहीं आती है, ठीक है। वो एनवायरमेंटलिस्ट अलग ही बोलते हैं ना कि भाई सब ध्यान रखा, ये प्लास्टिक की वजह से दुनिया बर्बाद हुई। प्लास्टिक इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत है, क्योंकि इंसान ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो पूरे ब्रह्मांड ने नहीं बनाई है। इंसान ने बना दिया प्लास्टिक, ये एडवांटेज है। हमने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हम भी नहीं नष्ट कर सकते। ओके, ब्रह्मांड के तो छोड़ो। और फिर हम घबरा गए कि बन तो गया है, बना, फिर डर गए ज्यादा बन गया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला पृथ्वी को, वो बस एक फेस में चल रही है। परमाणु हथियार तुम डालने की बात करते हो, बम गिर चुके हैं अंतरिक्ष से आके परमाणु से 1000 गुना बड़े बड़े, और ऐसा करोड़ों बार हुआ है पृथ्वी के साथ में। वो आज भी है, वो पहले भी रहेगी, बस हम चले जाएंगे एक टाइम के बाद में, ठीक है। तो इंजॉय करो बस बैठे बैठे। कई बार तो ऐसा लगता है ये सब नाटक रहता है, ये कचरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने तो एक समय में ओजोन में छेद किए, फैक्ट्रियां खोल दी, तुमने खूब कबाड़ा करा और ग्रीन हाउस गैस फैला दी और खुद डेवलप हो गया फटाफट फटाफट। और जब हम फैक्ट्रियां सेटअप करने की बात करते हैं तो नहीं, प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चल पेरिस एग्रीमेंट में साइन कर, अलग अलग एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन को बचाना है, ये वाला सब जगह भारत, चलो आ जाओ साइन करो, सारे गरीब देश आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप ना हो जाए तो रईस देशों का आमदनी बंद हो जाएगी, तो इनको गरीबी रहने दो ताकि अपनी आमदनी चलती रहे। कल को इंडिया ने बोला, एकदम आंधी तूफान आ गया इंडिया में, एकदम जोश में आ गए लोग कि आज तो मैन्युफैक्चर हब बना के रखना है, पूरी ताकत लगाएंगे, 4 साल 5 साल फैक्ट्रियां खोल देंगे और बहुत मेहनत से काम करेंगे और डेवलप्ड हो जाएंगे अचानक से। हो सकता है ऐसा, अगर सोचे तो सब हो सकता है। तो क्या कर लेंगे दूसरे विकसित देश? उनका तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा इंडिया में से। तो कई बार ये भी सोच सकते हो कि शायद एक पूरी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है गरीब देशों को गरीब बनाए रखने के लिए। प्लास्टिक वाला नाटक, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को यहीं रहने दो और इनके ऊपर कौन रहे हमेशा? डेवलपिंग कंट्रीज रहे। ये भी हो सकता है। अगली हेडिंग लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। द HDI इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक। मानव विकास सूचकांक एक समग्र आंकड़ा है। द HDI इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ, मानव विकास सूचकांक एक समग्र आंकड़ा है, ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन प्रत्याशा, ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसेस, शिक्षा और आय विकास के आधार पर बनाया गया है। एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसेस, शिक्षा और आय विकास के आधार पर बनाया गया है। यूज्ड टू रैंक कंट्रीज, देशों का वर्गीकरण होता है, जिसमें देशों का वर्गीकरण होता है। यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इनटू 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 चरणों में। इनटू 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के 4 चरणों में, फुल स्टॉप। द 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, मानव विकास के 4 चरण हैं। द 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, मानव विकास के 4 चरण हैं। वेरी हाई, अति उच्च, उसके नीचे हाई, उच्च,
मीडियम मध्यम एंड लो एवं निम्न, फुल स्टॉप। इट वॉज क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने, इट वॉज क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बनाया। एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बनाया इन 1990 में। द फिलॉसफी वॉज टू शिफ्ट द फोकस ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। इसका उद्देश्य था, द फिलॉसफी वॉज टू, इसका उद्देश्य था टू शिफ्ट द फोकस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के अर्थशास्त्र के लक्ष्यों को, शिफ्ट द फोकस ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, कि विकास के अर्थशास्त्र के लक्ष्यों को, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, फ्रॉम नेशनल इनकम को विकास से हटाकर, फ्रॉम नेशनल इनकम को विकास से हटाकर, टू पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज, मानव केंद्रित नीतियों तक ले जाना, टू पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज, मानव केंद्रित नीतियों तक ले जाना। द फॉर्मूला इज, इसका फॉर्मूला है HDI इज इक्वल टू, HDI बराबर क्यूब रूट LEI इंटू EI इंटू II, LEI इंटू EI इंटू II। ठीक है, LEI का मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। ऑन एन एवरेज एक देश का एक व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहता है? तो भारत में एवरेज निकलेगा उम्र का, चाइना में एक एवरेज निकलेगा अलग उम्र का, रशिया में, अमेरिका में अलग अलग उम्र निकलेगी। इंडिया की है 69 का एवरेज होता है इंडिया में औसत आयु का। ठीक है, दूसरा है EI, एजुकेशन इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट के फॉर्मूले में 3 चीज़ें आने वाली हैं, इंसान कितने समय तक जिंदा रहता है, दूसरा होगा एजुकेशन इंडेक्स, यानी कि स्टैटिस्टिकल लिया होगा, देश में कितने बच्चे कितने वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, वो एजुकेशन इंडेक्स हो जाता है। और अगला होता है II, इनकम इंडेक्स। ओके, आय सूचकांक हो जाता है, जिसमें एवरेज इनकम ले ली जाती है एक इंसान की हर वर्ष की। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जब थर्ड रूट निकाला जाता है तो क्या मिल जाता है आपको? HDI मिल जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, बाहर निकालो और क्या कर दो, बराबर जो मिलेगा वो आएगा HDI। दिस आइडिया वॉज स्टार्टेड इन 4 नवंबर 2010। यह विचार शुरू हुआ 4 नवंबर 2010 को। दिस आइडिया वॉज एप्लीकेबल इन, या एप्लीकेबल फ्रॉम 4 नवंबर 2010। विचार शुरू हुआ 4 नवंबर 2010 से, फुल स्टॉप। अब इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। क्यूब रूट तो पता है ना, जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। ठीक, तो बस वैसे ही ऐसे ही चलता है। अब इसमें पहला देखते हैं, LEI का मीनिंग क्या होता है। LEI इज इक्वल टू, LEI बराबर, इंग्लिश में लिख लिया आपने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, सब लिख लिया ना? ठीक है, LEI बराबर LE माइनस 20, LE माइनस 20 अपॉन 86.3 LE अपॉन 86.3 माइनस LE। मैं क्या ले सकता हूं? लीस्ट ले लूं और मैक्सिमम उम्र ले लूं, और उसके बाद में मैं क्या लूं? अपने देश की एवरेज उम्र लूं। बस उसको इस फॉर्मूले में LE और LE की जगह लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, देश की एवरेज उम्र क्या है? 50। 20 की उम्र क्या होती है? मिनिमम इतना तो लोग जिंदा रहते हैं। 86.3 क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग इतना तो जिंदा रह ही लेते हैं, रहना चाहिए। अब अपन ने मान लिया कि अपने देश में लोग मिनिमम 20 साल तक जीते हैं और मैक्सिमम 60 साल तक जीते हैं, और पूरे देश की एवरेज क्या है जीने की उम्र? 50।
तो 50 यहाँ लगा दो, 50 यहाँ लगा दो। 50 20 से माइनस करो 30, 60 10 से 50 से माइनस करो 10, 30/10 इज इक्वल टू 3। दूसरा सिनेरियो लो, अगर अपने देश में एवरेज उम्र 50 नहीं है, 40 है, कम कर दो, तो 40 लगा दो। तो 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 20, एवरेज 1। दैट मीन्स नंबर जितना हाई रहेगा HDI उतना हाई रहेगा, या LEI उतना हाई रहेगा। नंबर जितना लो रहेगा LEI उतना लो रहेगा। देख लिया ना, यहाँ 50 है तो 3 मिला, यहाँ 40 था तो 1 मिला। क्लियर? तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। दैट मीन्स LEI की वैल्यू जितनी ज्यादा, HDI ज्यादा, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर, उतनी बेटर होगी। अब उसके बाद लिखिए EI का फॉर्मूला, एजुकेशन इंडेक्स। इसमें दो पैरामीटर लिए हैं, एक है मीन ईयर्स और दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट MYSI इंटू EYSI, MYSI इंटू EYSI अपॉन 0.951 अपॉन 0.951। MYSI का फुल फॉर्म लिख लेना, इंग्लिश में लिखना मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। किसी देश में बच्चा ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूल जाता है, वो ले लो। ठीक है, तो MYSI कैसे निकाला जाएगा? इंटरनेशनली ये माना गया है कि भैया 13.2 ईयर्स कहाँ जाना चाहिए, स्कूल अटेंड करना चाहिए। लेकिन वो उस देश में जरूरी होगा क्या? उस देश में ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, इतना बेसिक होना चाहिए। तो MYS ऊपर लग जाएगा। दैट मीन्स इंडिया में हो सकता है 17 साल स्कूल गया हो, 20 साल का एवरेज हो। तो MYS भारत का एवरेज बच्चा स्कूल कितना गया और दुनिया का स्टैंडर्ड कितना है। स्टैंडर्ड यानी लिमिटेड, मिनिमम इतना तो जाना चाहिए, 13.2। तो अगर 13.2 से ज्यादा मिला, प्लस पॉइंट में जा रहे हैं हम, 13 से कम मिला, 6 साल का ही स्कूलिंग हो रहा है उस देश में एवरेज, तो कम। तो MYSI क्या होता है, तो लिख लेना MYS अपॉन 13.2, MYS अपॉन 13.2। मतलब मिनिमम इतने साल तो स्कूल जाना चाहिए, दैट इट मीन्स। फिर EYSI का फुल फॉर्म लिख लो, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स ये होता है, ये निकलता है EYS अपॉन 20.6 से, EYS अपॉन 20.6। इसमें ओवरऑल पढ़ाई आ जाती है, स्कूल गए, कॉलेज गए, सारी पढ़ाई करी आपने, तो जाहिर तौर पे इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 20.6 ईयर्स आपकी स्कूलिंग, कॉलेज सब हुआ, ये एवरेज, मिनिमम इतना होना चाहिए। EYS में क्या होगा, उस देश में वो एवरेज बच्चा कितने साल तक उसने पूरी पढ़ाई जारी रखी। अब ये सब स्टैंडर्ड कहाँ के हैं, 25 साल की उम्र के अंदर ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसको समझने के लिए। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन्स, MYSI का अर्थ है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मीन्स, MYSI का अर्थ है द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट बाय अ पर्सन। 25 की उम्र से अधिक व्यक्ति ने, द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट बाय अ पर्सन, 25 की उम्र से अधिक व्यक्ति ने, और मोर इन अ स्कूल, ने कितने वर्ष स्कूल में बिताए, और मोर इन अ स्कूल ने कितने वर्ष स्कूल में बिताए। तो 10 साल सेकेंडरी स्कूल, 2 साल हायर सेकेंडरी के हो गए। अब 10+2 तो बोलते नहीं है,
वो 3 + 4 + 4 + 2 है ना, 4 4 8, ज़्यादा हो गए, +1 होगा शायद। 3 + 4 + 4 + 1 12 हो गए, जो भी है नहीं है। 10 + 2 यही अच्छा था। तो ये हो गई आपकी स्कूलिंग। फिर आप प्लस करो, फिर कहाँ जाते हो, कॉलेज। हाँ, या तो 3 साल वाला कॉलेज जाओगे या 4 साल वाला जाओगे। फिर मूड अच्छा रहा तो 2 साल का मास्टर्स करोगे, और अच्छा मूड रहा तो पीएचडी, ये भी 2 साल की। और फिर और महान बनने की कोशिश करी तो आईएएस की तैयारी। तो ठीक है, इसको नहीं लेते, ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं आता है। आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कितना होता है, स्कूल और कॉलेज, बस। तो स्कूल और कॉलेज भी अपन अगर जोड़ लें तो 12 साल, 12 और 4 16, तो हम आगे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अरे मेटाफोरिकली समझा रहा हूँ कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। पूरे विश्व की एवरेज प्रोडक्टिव एज पता है कितनी है, 15 से 20 साल। अमेरिका में बच्चा 15 साल से 20 साल का होता है ना, इसके बीच में ही घर वाले लात मार के बाहर भगा देते हैं। जा पढ़ाई कर, आगे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो कमाना धमाना शुरू कर, खुद का घर खरीद, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है अमेरिका में। अपने यहाँ तो 25 साल तक पढ़ाई चलती है, शायद तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है। ओके, पढ़ते ही रहते हैं। ये है। ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब कंप्यूटर करते हैं कैलकुलेट। फिर आ जाइए इनकम इंडेक्स पर, आय सूचकांक, इनकम इंडेक्स, आय सूचकांक। इसमें पर कैपिटा इनकम ली जाती है, ओवरऑल इनकम नहीं लेना है, पर कैपिटा। एक इंसान एवरेज में कितना कमा रहा है, ओवरऑल की लेके क्या करोगे, पागल हो जाओगे। तो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, लॉग GNI ब्रैकेट PC -100, लॉग GNI ब्रैकेट PC -100। इन सबको ब्रैकेट में कर लेना, GNI ब्रैकेट PC को भी ब्रैकेट में करना, अपॉन लॉग 107721, लॉग ब्रैकेट 107721 ब्रैकेट क्लोज -100। इसका लॉग निकालना पड़ता है, पता नहीं क्यों, ठीक है, बस लॉग निकालना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो इन सबको बैठे बैठे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद में इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूब रूट निकाल लो, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसे निकलता है फॉर्मूला HDI का। एक और तरीका बताऊं, किसी देश में फॉर्मूला ले जाओ और बच्चे को दो, कर पा रहा है मतलब डेवलप्ड है, नहीं कर पा रहा है मतलब अंडर डेवलप्ड है, मतलब HDI नहीं है ज्यादा। तो सिंपल रखो ना। अजीब है यहाँ तो, मतलब। या फिर ये रख दो, एवरेज में इंसान 15,000 रुपये कमा रहा है, HDI अच्छी, 15,000 से कम कमा रहा है, HDI बुरी, एक इंसान पर कैपिटा। सिंपल रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2019 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2019 के अनुसार ह्यूमन HDI ऑफ इंडिया, भारत का HDI रहा है, HDI ऑफ इंडिया इज HDI, भारत इसका HDI रहा है 129 रैंक, 129 स्थान पर, 129 रैंक, 129 स्थान पर, एंड इट इज इन मीडियम डेवलप्ड कैटेगरी, और यह मध्यम विकसित वर्ग में है, एंड इट इज इन मीडियम डेवलप्ड कैटेगरी, और यह मध्यम विकसित वर्ग में है। द टॉप 5 कंट्रीज आर, शीर्ष 5 देश हैं, द टॉप 5 कंट्रीज आर, शीर्ष 5 देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड,
आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग तो चाइना में है बट 5वें पे उसका नाम है। द बॉटम 5 कंट्रीज आर, निम्न 5 देश हैं। द बॉटम 5 कंट्रीज आर, निम्न 5 देश हैं। कैसे लिखोगे? नीचे से लिखना। नाइजीरिया, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, नाइजर। नाइजर के बाद लिखो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR कहते हैं, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। बॉटम 3 में आता है साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान। लास्ट 4th पे आता है चैड, CHAD। और 5वें पे आता है बुरुंडी, बुरुंडी। 6ठे पे भी आता है एक DR कॉन्गो, DR कॉन्गो। ये नाम कम देश का, आदमी का नाम ज़्यादा लगता है, DR कॉन्गो। क्या DR का? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। कुछ देशों को शौक चढ़ा हुआ रहता है कि हमारा नाम बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा बोलो, USSR अलग ही। इंडिया का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पता है? इंडिया का नाम सबसे बड़ा है। इंडिया का पूरा नाम है SSDR इंडिया, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पर अपन इंडिया। ठीक है, ये नाम का बहुत लोचा रहता है इंडिया में। इंडिया के हर नाम लंबे चौड़े। साउथ इंडिया में राजाओं का नाम लंबा चौड़ा, खत्म ही नहीं होता। एक था ये इंडिया का एक एम्पायर था। ठीक है, थिरुज्ञान संपन्न पिल्लई। ओके, उसका नाम ऐसे शॉर्ट में लिखा था TP। तो कमेंटर ने बोला कि ये TP क्या है, इसको खोलो। थिरुज्ञानानंद संपन्न पिल्लई। तो वो कमेंटर ने बोला बंद कर दो। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाया वो अंग्रेज था कमेंटेटर। नेक्स्ट, अगले हेडिंग डाल दीजिए, 2 हेडिंग बची है। कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद अदर नेशन, भारत की दूसरे देशों से तुलना। कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद अदर नेशंस, भारतीयों की दूसरे देशों से तुलना। 3 कॉलम बना लो। पहला कॉलम कंट्री, देश। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। और तीसरा एक्सपेक्टेड स्कूलिंग, औसत स्कूल वर्ष। एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स, औसत स्कूल वर्ष। इंडिया लिखिए पहला, भारत, इंडिया 69.16। स्कूलिंग में लिखिए 11.7, 11.7। चाइना 76.47, 12.9। 76.47 और फिर 12.9। अगला ब्राज़ील 75.46, 15.2। अगला रशिया 72.12, 14। अगला वर्ल्ड, विश्व 72, 12.2। एक और कॉलम घर जाके बनाना, वो बता देना आप, पर कैपिटा इनकम का इन द PPP फॉर्मेट। एक कॉलम बना लो, कहीं पे बीच में जगह हो तो उसमें लिखना PCI at PPP, पर कैपिटा इनकम, परचेसिंग पावर पैरिटी। विकिपीडिया पे जाओगे, ठीक है, PPP लिस्ट लिख देना, पूरी लिस्ट आएगी सारे देशों की। इन देशों को पकड़ लेना और PPP में क्या चल रही है वो देखना। नॉमिनल में मत लिखना, कम दिखेगी। PPP में ज़्यादा रहेगी, वो वाली रहेगी। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ HDI आर, HDI की मुख्य
आलोचनाएं हैं, द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ एचडीआई आर, एचडीआई की मुख्य आलोचनाएं हैं, 2 पॉइंट लिखने होंगे। इट डज नॉट इंक्लूड इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, इसमें पर्यावरणीय विचार नहीं आते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, इसमें पर्यावरणीय विचार नहीं आते हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू रतनलाल बसु, रतनलाल बसु के अनुसार स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इंडेक्स, आध्यात्मिक और नैतिक विकास सूचकांक, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इंडेक्स, आध्यात्मिक और नैतिक विकास सूचकांक शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एचडीआई, एचडीआई में डाला जाना चाहिए। शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन एचडीआई, एचडीआई में डाला जाना चाहिए। तो ये तो आर्टिकल 21 जैसा हो जाएगा, दिखने में छोटा है, आध्यात्म, इसको ओपन करोगे तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा अध्यात्म में। इकोनॉमिक्स में जो मोनेटाइज हो सकता है वही आ सकता है, जिसको आप गिन सकते हो वो आ सकता है। शिक्षा गिन सकते हो आप, हेल्थ गिन सकते हो आप, इसलिए एचडीआई में क्या आया, ये आ गया। इकोनॉमिक्स में भी हर वो चीज़ आ सकती है जिसको आप गिन सकते हो। अब रतनलाल बसु जी क्या बोल रहे हैं, आध्यात्म जोड़ो इसके अंदर, आध्यात्म का एक सूचकांक बनाया जाए और उसको इसके अंदर ऐड किया जाए। ठीक है, कैसे जोड़ोगे आप, ये तो आपको पता लगाना होगा ना, आध्यात्म को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका आध्यात्म को मोनेटाइज किया जा सकता है कि, पहली बात आध्यात्म का नंबर हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। जो मोनेटाइज हो सकती है, जिसको गिन सकते हो इकोनॉमिक्स में है, जिसको नहीं गिन सकते वो इकोनॉमिक्स में नहीं है। लेकिन रतनलाल बसु ने बोला है, कौन है, इकोनॉमिस्ट ही होगा ना इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं तो धान मंडी का व्यापारी थोड़ा ना होगा कि रतनलाल बसु ने बोला है तो दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़ें, कैसे जोड़ सकते हो यार आप ऐसी इस चीज़ को, इसको नंबर में कैसे, क्या मैं 99% भगवान पे भरोसा करता हूँ 1% नहीं करता, तो क्योंकि 99% जोड़ोगे एचडीआई में, कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ा जा सकता है, मुश्किल है, मैंने बता दिया ना, नहीं जोड़ा जा सकता। अगर कोशिश भी करो तो क्या जोड़ोगे आप, अगरबत्ती कितनी बिक रही है वो देश में, वो आपको बताएगी ना आध्यात्म कितना हो रहा है, कितने लोग अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं एक दिन में और साल भर में, पूरी जनसंख्या में से कितने लोग, तो अगरबत्ती नहीं, वो इतना समझ में नहीं आएगा, उससे भी आध्यात्म पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, दान पेटी तो क्लियर कट सिर्फ इकोनॉमी बताएगी, जिसका दिल अच्छा होता है वो जरूर थोड़ा ना दान पेटी में पैसा ही डाल के आए, तो वो हो सकता है। या फिर टीआरपी देखो, आस्था चैनल कितने घंटे चल रहा है, तो टीआरपी पता लग जाएगी कि आस्था चैनल या संस्कार टीवी कितने समय तक चला, नहीं हो सकता वो। या फिर मूवीज़ देखो कि लोग आस्था चैनल के बजाय कितने दूसरे चैनल देख रहे हैं, बागी पिक्चर कितनी देखी जा रही है जिस टाइम पे अच्छे महाराज जी का सत्संग आ रहा है, कंपेयर हो जाएगा एक कि आध्यात्म कितना है लोगों में, कैसे कैलकुलेट करोगे, मुश्किल काम है। बोल दिया लिख लिया। थर्ड, स्टैटिस्टिकल एरर्स कैन मिसक्लासिफाई अ नेशन, संख्या की भूलों से देश का गलत वर्गीकरण हो सकता है। स्टैटिस्टिकल एरर कैन मिसक्लासिफाई अ नेशन, संख्या की भूल से देश का गलत वर्गीकरण हो सकता है। फुल स्टॉप। लास्ट हेडिंग, रीजन फॉर पुअर डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में मानव विकास, खराब मानव विकास के कारण, रीजन फॉर पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में खराब मानव विकास के कारण। पहला पॉइंट, द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण, द लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण, कुड नॉट एश्योर इन मेरिटोक्रेसी इन इंडिया, भारत में काबिलियत के आधार पर काम नहीं हो पाया। कुड नॉट एश्योर इन मेरिटोक्रेसी, मेरिट लिस्ट होती है ना उससे बना है, मेरिटोक्रेसी इन इंडिया, भारत में काबिलियत के आधार पर काम नहीं हो पाया। मतलब काबिलियत के आधार पर इंडिया में काम नहीं मिलता है, आप में काबिलियत है
उसके आधार पर जो काम आपको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है इंडिया में। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये है इसका मीनिंग। किसकी वजह से ऐसा होता है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या बंद कर दो वापस, फिर से लगा दो लॉक, फिर सब समझ में आ जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको बस। सेकंड, इंडियाज इनएबिलिटी ऑफ अंडरटेक लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार में भारत की विफलता। इंडियाज इनएबिलिटी टू अंडरटेक लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार में भारत की विफलता। भूमि सुधार का लेक्चर सबसे मेन है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो इसके लेक्चर के बाद के लेक्चर में आएगा। तीसरा, लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में चिकित्सा की कमी। लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में चिकित्सा की कमी। एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, और महंगाई भी। एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, और चिकित्सा में महंगाई भी। एक तो कमी है, ऊपर से महंगाई है। डॉक्टर सस्ते कब होंगे? एमआरआई सस्ता कब होगा? जब बहुत सारे डॉक्टर बन जाएंगे और बहुत सारी एमआरआई मशीनें आ जाएंगी और बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, सब सस्ते हो जाएंगे ये। बिकॉज इसका भी दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है पर पर्सन पर डॉक्टर, एक डॉक्टर पर कितने लोग आ रहे हैं, और एक होता है पर्सन पर बेड। भारत के सारे अस्पताल के जितने भी बेड हैं उनको डिवाइड करो भारत की जनसंख्या से, तो एवरेज आ जाएगा। तो 10,000 लोग एक बेड पे ऐसे निकलते, बेड ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो बेड इकट्ठे हो पाते हैं। चौथा शिक्षा के लिए होगा। सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से, सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से, इंडियाज स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन, भारत का शिक्षा में खर्च, इंडिया स्पेंडिंग ऑफ एजुकेशन, भारत का शिक्षा में खर्च, हैज़ बीन वेरी लेस, काफ़ी कम रहा है। हैज़ बीन वेरी लेस, काफ़ी कम रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अब उसमें देखा जाएगा कि कितना अच्छा होता है, बट हमेशा से ही क्या रहा है? कम ही रहा है। दिस हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड, इसके कारण कौशल विकास पर असर पड़ा है। दिस हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड स्किल डेवलपमेंट, इससे कौशल विकास पर बुरा असर पड़ा है, स्किल डेवलपमेंट। और पांचवा, अर्बन पॉवर्टी इज ऑन द राइज, शहर में गरीबी बढ़ रही है। अर्बन पॉवर्टी इज ऑन द राइज, शहर में गरीबी बढ़ रही है। तो ये सब प्रॉब्लम है भारत के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता, उसके 5 प्रमुख कारण ये हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके सॉल्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए जिसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा। हाउ डू यू प्रपोज टू क्रिएट मोर ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, आप भारत में ज़्यादा मानव विकास कैसे ला पाएंगे। हाउ डू यू प्रपोज टू क्रिएट ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, आप भारत में मानव विकास ज़्यादा कैसे ला पाएंगे। योजनाएं बताइए, इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, नेशनल रूरल अर्बन मिशन, हेल्थ केयर मिशंस, उसके अलावा जो नेशनल रूरल जो मिशन होते हैं, लाइवलीहुड मिशंस, ये सब बता दो। आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, वैसे भी नहीं आ रहा है। नई नई योजनाएं आती हैं इसी को बताते हुए कि मानव विकास आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक दिन आएगा। 2015 में भी वो सतत विकास लक्ष्य बन गए हैं जो चलेंगे 2030 तक, और 30 से पहले पहले वो सारे लक्ष्य 17 कंप्लीट करने हैं। आए तो आए, नहीं तो नया बना देंगे। पुराना वाला भी तो नया बनाया था ना, सन 2000 में आया था एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, वो 15 तक का था, नहीं आया तो टेंशन ही नहीं ली हमने, नया बना दिया, बोले अब 30 तक, ठीक है। उस पर कम गोल्स थे, इधर ज़्यादा बढ़ा दिए, टारगेट ज़्यादा हो गया था। तो ये सब आपको बताना है, होगा कुछ नहीं इसको बताने से। क्या ये वाकई में इम्प्लाई हो पा रहे हैं? नहीं, लेकिन UPSC का सिलेबस इनसे बहुत बड़ा हो जाता है। हर दिन कुछ ना कुछ नई स्कीम्स आती रहती हैं लगातार, तो उससे कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं, या दिख भी सकता है, लेकिन अपनी तरफ से आंसर में लिखना है कि नहीं, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी, हार नहीं माननी है, ठीक है, और अनेकता मिटाने की हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास जितने समाधान हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन सबका उपयोग करना पड़ेगा। तो इन सबको आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके हम 200-300 साल में HDI पा सकते हैं। ये लिख के ख़त्म कर देना कि ऐसे मिलेगा हमको HDI, ठीक।